नमस्कार। आज आपका स्वास्थ्य कार्यक्रम में मैं निशा श्री आप सबका स्वागत करती हूं। चिंता का विषय बन गया है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, जिसे ओमिक्रॉन नाम से हम जानते हैं, और ये कितना खतरनाक है, इसके साथ बचाव के क्या उपाय हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अरुण शाह को आमंत्रित किया है। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर अरुण शाह हमारे शहर मुजफ्फरपुर के मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ समाज सेवी हैं, और ये अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जागरूकता का कार्यक्रम चलाते रहते हैं। आज ये हम सबको बताएंगे कि ओमिक्रॉन से जुड़ी जो भी हमारी धारणाएं हैं या जो भी हमारे मन में प्रश्न उठते हैं, वो आपके सामने स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं, और डॉक्टर शाह, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है, ये क्या है? इस बारे में हमारे दर्शकों को देखिए, जब 2019 में कोविड-19 शुरू हुआ तो सार्स-कोव-2 वायरस 1 स्ट्रेन पहला स्ट्रेन था। उसके बाद म्यूटेशन होने के बाद अल्फ़ा, बीटा, गामा, और फिर हमारे यहाँ लास्ट जो डेल्टा प्लस हुआ, जिसका नाम था B16172, वो वेरिएंट अभी तक तो दुनिया में हावी था और काफ़ी तबाही भी मचाया था। सभी जानते हैं कि दूसरी लहर में हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में काफ़ी तबाही मचाया। अभी इन दिनों उसी का एक ये म्यूटेंट वेरिएंट है, इसका नाम ओमिक्रॉन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 नवंबर 2021 को आप टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग के बाद रखा, जबकि 24 नवंबर को ये कंफर्म केस हुआ साउथ अफ्रीका में। ओमिक्रॉन भी एक ग्रीक वर्ड है, जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा है, वैसे ओमिक्रॉन एक ग्रीक वर्ड है, तो उन्होंने इसका नाम रखा। और उसके बाद ये निश्चित रूप से इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब कि चिंता का वायरस के रूप में इसको कंसीडर किया, क्योंकि बहुत से वायरस बीच में आए, लेकिन उन्होंने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट रखा था, लेकिन ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न कर दिया इन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। तो सारी दुनिया में एक अलार्मिंग स्थिति हो गई, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न आखिर में क्या है। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो ओमिक्रॉन जो आइसोलेट हुआ वो साउथ अफ्रीका में, उसके बाद ये अभी ये चूँकि बहुत सी जानकारी अभी आने वाले समय में हम लोग को मिलेगी, लेकिन जितनी जानकारी है उस हिसाब से ओमिक्रॉन वायरस जो है कि म्यूटेंट वेरिएंट हुआ, जो कि डेल्टा वायरस है उसका एक दूसरा रूप है, जिसका नाम है B11529, जिसको ओमिक्रॉन रखा गया। अब इसमें क्या है कि किसी खास प्रोविंस में, साउथ अफ्रीका के किसी खास प्रोविंस में केसेस डिटेक्ट हुए और धीरे धीरे देखा गया कि बड़ी तेज़ी से वहाँ फैलने लगे। और तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या इसमें फैलने की रफ्तार बहुत तेज़ है। तो अब यह हुआ कि अब हम सारी दुनिया जो है, क्योंकि अभी 26-28 नवंबर की ही बात है, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है। ओमिक्रॉन को साउथ अफ्रीका वालों ने बहुत बढ़िया काम किया कि उन्होंने किसी भी चीज़ को मतलब कि छुपा के नहीं रखा, जो सामने आया उसको सामने को तो सारे विश्व में ये बात कह दी कि नया वेरिएंट है ये। अब ये नया वेरिएंट के बारे में कि क्या इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी है, क्या इसका विरुलेंस है, क्या डिजीज सेविलिटी है, क्या फर्टिलिटी है, और ये इसके बारे में बहुत से सवाल के जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन ये निश्चित रूप से ये है कि ओमिक्रॉन आज की तारीख में करीब 50 देश से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल चुका है। हिंदुस्तान में अभी तक 21 केसेज अभी हुए हैं, सबसे ज़्यादा केसेज अभी राजस्थान में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कि ट्रांसमिसिबिलिटी या इसकी ज़्यादा है, यानी कि रोग फैलने की क्षमता इसमें ज़्यादा है, ये जो इसके जो सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स या इसमें जो बीमारी के लक्षण जो है माइल्ड है, मतलब कि इसमें सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, और सिम्टोमेटिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में पेशेंट ठीक हो रहे हैं। ये बात बड़ी ये समझ में आ रही है कि इससे मृत्यु नहीं हो रही है, डेथ नहीं हो रही है, और जो भी पेशेंट हैं वो मतलब कि वो घर में रह कर के आराम से इलाज कराकर ठीक हो रहे हैं। अब तक हम लोग को इतनी ही जानकारी है कि ये जो नया वायरस, जो म्यूटेंट वायरस है, इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है। ये डेल्टा वायरस को धीरे धीरे मतलब कि रिप्लेस कर रहा है, और बहुत साइंटिस्ट लोग का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये कोविड के जाने का ही एक संकेत है, कोविड के खत्म होने का ही संकेत है। जी,
ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात सामने आई है कि हो सकता है कि कोविड के जाने का एक संकेत हो, फिर भी किसी भी तरह की बीमारी को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो डॉक्टर, हम ये जानना चाहेंगे कि ये लक्षण क्या हैं कि इसको देख करके हम सावधानियां बरतें और किस तरह की सावधानियां बरती जाएं? शुरुआत में जब साउथ अफ्रीका में जो पेशेंट आए हुए, उनमें ये रिपोर्ट्स आई कि इनके सिम्टम्स बिल्कुल पहले वाले जो डेल्टा वायरस के जो सिम्टम्स थे उससे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट, तो वो लॉस ऑफ स्मेल मतलब कि स्मेल की सूंघने की शक्ति और टेस्ट की जो की क्षमता जो है वो नहीं रहती है, तो लोग शक करते हैं कि कहीं इसको कोविड तो नहीं हो गया है। तो साउथ अफ्रीका में सिम्टम्स जो है थोड़ा एटिपिकल सिम्टम्स था, वहाँ हेडेक था, बॉडी एक था, लो ग्रेड फीवर था। लेकिन जो टिपिकल सिम्टम्स होते हैं डेल्टा वायरस के, जैसे फीवर, कफ, सोर थ्रोट, लेकिन बाकी देशों में देखा गया कि नहीं, ये सब चूँकि सिम्टम्स इसके नॉन स्पेसिफिक है। हिंदुस्तान में जो केसेस देखे जा रहे हैं उसमें बुखार भी है, खांसी भी है, लॉस ऑफ टेस्ट भी है, लॉस ऑफ स्मेल भी है। इसलिए किसी को भी अगर इस तरह का सिम्टम्स होता है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जिसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स, क्योंकि फ्लू के सिम्टम्स भी एक ही जैसे होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, गले में दर्द, बदन में दर्द अगर होते हैं और वो किसी हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट या इंटरनेशनल ट्रैवल करके आया है और ऐसी जगह से आया है जहाँ पर कि वो ये फैला हुआ है, तो उसको क्वारंटीन, उसका बाकायदा PCR टेस्ट कराते हैं। फिर उस टेस्ट करने के बाद फिर ये जीनोम सीक्वेंसिंग होती है और फिर उसको कंटेनमेंट किया जाता है रिपोर्ट के बेसिस पर। जी, तो ये पूरी तरह से, एक तरह से हम मान सकते हैं कि जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल था, कहीं ना कहीं उसे ही फॉलो करने का निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। आगे चल के एक सवाल जो हमारे समाज में है कि किसी भी बात का बतंगड़ बनता है और वैक्सीन को लेकर के पहले ही काफ़ी तरह के विवाद बनते रहे हैं। तो अब जो लोग वैक्सीनेटेड हैं या फिर जिन्होंने अभी भी वैक्सीन नहीं लिया है, उनके मन में जिस भी तरह के सवाल हैं उससे जुड़ी भ्रांतियों को आप स्पष्ट करें कि अब कुछ लोग जैसे कि कहते हैं कि अब तो इसका वेरिएंट बदल रहा है तो पुरानी वैक्सीन लेकर के क्या फ़ायदा है। इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसको आप स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, जब अफ्रीका में जब शुरू हुआ तो देखा गया कि बहुत से केसेस थे जिन्होंने वैक्सीन दिला रखा था, जिसको कहते हैं हम लोग री इन्फेक्शन। तो इजराइल में एक ऐसा केस आइडेंटिफाई किया गया जिसने फाइजर का 3 डोज दिला रखा था और उसको री इन्फेक्शन हुआ था, यानी कि वैक्सीन दिलाने का उस पर कोई ख़ास असर नहीं हुआ। लेकिन ये बात निश्चित रूप से है कि वैक्सीन दिलाने से डिजीज़ की सिविरिटी, यानी डिजीज खतरनाक रूप से उभर सकता है, वैसा नहीं है। निश्चित रूप से ये बात भी विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह रही है कि इम्यूनिटी स्केप है टू सम एक्सटेंट, लेकिन आज भी वैक्सीन्स एक बहुत बड़ा बचाव है। आज भी जो लोगों ने टीका दिला रखा है उसमें अगर ये री इन्फेक्शन भी होता है, दोबारा इसमें ओमिक्रॉन भी होता है, तो चांसेस है कि या तो सिम्टम्स नहीं होंगे, ये सिम्टोमेटिक होंगे, और सिम्टम्स भी होंगे तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे। इसलिए ये डिस्पाइट की इम्यूनिटी स्केप करने के, री इन्फेक्शन भी हो सकता है वैक्सीनेटेड में या जिसको पहले भी कोविड हो चुका है, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे और वो ज़्यादा मतलब कि उनमें दिक्कत नहीं आएगी। जी, तो अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वायरस आप पे अटैक करता भी है तो आप इससे बच जाएंगे, और जो हमारे जिन दर्शकों ने वैक्सीन नहीं लिया है उनको ज़रूर ले लेना चाहिए। डॉक्टर, अभी बात आई इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी को लेकर के, जैसा कि हमने अपने पिछली जो लहर बीती है कोरोना की, उस वक्त में हमने देखा कि लोग इतना ज़्यादा घरेलू उपचार करने लगे। जैसा उन्होंने कहा कि गर्म तासीर की अगर आप भोजन लेते हैं तो आप इस तरह के वायरस से आप लड़ सकते हैं, तो उससे देखा गया कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो एक बार हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए, जैसे हमारे यहाँ मौसम का बहुत फ़र्क होता है जगह जगह के आधार पर, तो फिर वो किस तरह की इम्यूनाइजेशन का इस्तेमाल अपने घर पे करें जिससे कि वो स्वस्थ भी रहें और किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट वो अपने अंदर ना पालें। देखिए, जिस समय कोविड शुरू हुआ उस समय कुछ जानकारी के अभाव में ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप किया गया कि हम आप अपने इम्यून सिस्टम को जिंक्स लेकर के या विटामिन ए लेकर के या विटामिन डी लेकर के, और हम इस बीमारी से बच सकते हैं या बीमारी को हरा सकते हैं। तो अब ये नतीजा ये है कि ऐसा कुछ है नहीं कि जिंक लेने से इस बीमारी से बचा जा सकता है।
जिंक एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर है और इम्यूनो स्टिमुलेंट है, लेकिन कोविड का इससे कोई लेना देना नहीं है। और शुरू में ये भी बात हुई इम्यूनिटी की, जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से एक आदमी अगर स्वस्थ है शारीरिक रूप से, तो उसके अंदर में जो प्रतिरोधक क्षमता जो है वो निश्चित रूप से ज़्यादा है, ताकि वो बीमारी से लड़ने की क्षमता उसकी ज़्यादा है। तो स्वस्थ कैसे रह सकता है? स्वस्थ रह सकता है अगर वो बैलेंस डाइट खाए, मतलब कि घर का खाना खाए, जंक फूड अवॉइड करे, एक्सरसाइज करे, खुले में सांस ले, वगैरह, अगर फ्रूट्स ले, वेजिटेबल्स ले, एक सब तरह का एक संयमित खाना खाए, तो वो उसका इम्यून सिस्टम निश्चित रूप से अच्छा होगा। उसका वेट फॉर एज सही होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है योगा करे, मेडिटेशन करे, और वो चीज़ भी जो घरेलू जो चीज़ें हैं उसके भी गुणात्मक वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए, उसको भी साथ साथ में करे। लेकिन एक बैलेंस डाइट, खान पान, जो एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीज़ें जो है किसी भी आदमी को स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तानी तौर तरीका है खान पान का और रहन सहन का, वो अगर आप पालन करते हैं तो काफ़ी हद तक अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं किसी भी तरह की बीमारी से। और जो इससे एक बात सामने आती है, जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो बच्चों और बुज़ुर्गों पे हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है, क्योंकि ये दोनों जो वर्ग है ये सबसे ज़्यादा खतरे के निशान पर रहते हैं। तो कितना खतरनाक है यह वायरस बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए? देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो 2019 के बाद से जितने भी स्ट्रेन आए, और 1 स्ट्रेन के बाद अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा आए, तो ये देखा गया कि ये बच्चों में सबसे कम इफ़ेक्ट हुआ, बच्चे सबसे कम इफ़ेक्ट हुए। लोगों ने जानना चाहा कि ऐसा क्या है कि बच्चों में नहीं होता है। तो उस पर साइंटिफिक जो नतीजा आया सामने कि बच्चों में एक ऐसा रिसेप्टर्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको कहते हैं S2 रिसेप्टर्स, उसकी भारी कमी रहती है। उसी रिसेप्टर्स में, सेल्स के रिसेप्टर्स में जाकर के वायरस चिपकता है। तो चूँकि कमी होने की वजह से, या नहीं होने की वजह से, वो रिसेप्टर में जाकर के वो वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन होता है, वो स्पाइक प्रोटीन नहीं उसके अटैच होता है। ये जो वायरस है ओमिक्रॉन, इसमें बच्चों में देखा जा रहा है कि कॉमन कोल्ड जैसे सिम्टम्स ज़्यादा मतलब कि मिल रहे हैं। और ये अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है किसी न किसी हद तक जो कोरोना वायरस का एक ऐसा वेरिएंट, कोरोना वायरस कोई नया वायरस है जो अभी हम कह रहे हैं जिसको, ये कॉमन कोल्ड भी करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरस, 2 टाइप का ऐसा जो कॉमन कोल्ड करता है। तीसरा जो वायरस हुआ वो SARS-1 था, जिसमें कि सऊदी अरेबिया में, मिडिल ईस्ट में हुआ उसके बाद। लेकिन जो कॉमन कोल्ड वाला वायरस जो है इसका, जो कोविड का, उसके साथ ये मतलब जुड़ गया है। तो इसकी वजह से जो बच्चों में संक्रमण ज़्यादा हो रहा है। अब जहाँ तक एडल्ट्स का सवाल है, तो एडल्टी जिनको कि कोमॉर्बिड कंडीशंस है, जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी, निश्चित रूप से इनमें ये बीमारी किसी हद तक ज़्यादा व्यापक रूप में खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अभी इस नतीजे पर हम नहीं पहुँचे हैं कि ओमिक्रॉन जो है, ये जो संक्रमण है, ये तेज़ी से फैलने वाला कितना घातक हो सकता है, ये आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन अभी हमको ये निश्चित रूप से जानकारी है कि ये बीमारी जो है माइल्ड है, किसी तरह का डर की बात नहीं है। आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन कीजिए, और जैसा बताया गया है कि वैक्सीनेशन, जिन्होंने एक डोज लिया है वो सेकेंड डोज ले लें। आज हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कि 50% से भी लगभग ज़्यादा सेकेंड डोज लोगों ने ले लिया है, और 100 करोड़ से 125 करोड़ वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। तो जो लोग अभी तक ये सोच करके नहीं लगाए हैं वो वैक्सीन दिलवा लें, सेकेंड डोज दिलवा लें, फर्स्ट नहीं दिलवाए तो फर्स्ट दिलवा लें। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे बचाव तो निश्चित रूप से होगा। और प्लस नेवर एवर फॉरगेट कि हमको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, घर में वेंटिलेटेड प्लेस में रहना है, हैंड वॉशिंग करना है। जी, तो ये तो बात हुई कि हमें किस तरह की सावधानी रखनी है, और बच्चों में और बुज़ुर्गों में किस तरह का खतरा और उनको क्या सावधानी रखनी है। ये जो वेरिएंट, जैसे हमने देखा कि हमारी जो पिछली लहर जो कोरोना की थी, वो एक त्रासद स्थिति उसमें बन गई थी।
कोई ऐसा दिन नहीं जाता था जब हम अपने प्रियजनों के बारे में कुछ दुखद समाचार नहीं सुनते थे। तो ये ओमिक्रॉन कहीं न कहीं एक दहशत की स्थिति बनाता है। तो क्या इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएँ कि ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है? और क्या इससे उस तरह से दहशत अपने मन में पालने की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक जितनी भी खबर आ रही है, बहुत पॉजिटिव खबर आ रही है कि 50 देश में फैलने के बावजूद भी मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर लगभग नगण्य है। सारे के सारे मरीज जो भी ओमिक्रॉन से सफ़र कर रहे हैं वो कोइंसिडेंटल हैं, किसी बीमारी से गए और उनका जांच हुआ तो मालूम हुआ कि उनका कोविड पॉजिटिव है, RT-PCR करवाया और ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसिंग से इन्होंने आइसोलेट किया, लेकिन इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हुआ, कोई ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं और सब के सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं। और आने वाले समय में मेरा पूरा विश्वास है कि ओमिक्रॉन जो है वो बिल्कुल एक माइल्ड डिजीज़ ही बन के रहेगा। लेकिन एक बात का हमेशा जो हम सचेत करना चाहेंगे कि दुनिया में अभी भी 50% से ज़्यादा लोग को भी वैक्सीन्स नहीं पड़ी है। और म्यूटेशंस का मतलब होता है कि जैसे जब ट्रांसमिशन होता है, यानी ये वायरस हमसे दूसरे में जाएगा जिसको कि पहले से इम्यूनिटी नहीं है, तो क्या होता है कि वायरस अपना नेचर बदलता है, म्यूटेट करता है। तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हमको इंटरप्ट करना है हर हालत में। मोर देर इज ए चेन ऑफ ट्रांसमिशन, मोर देर इज ए चांस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब वो अपना रूप बदलना। इसलिए ज़रूरी है कि अधिक से अधिक लोग दुनिया में, सब लोग सेफ़ हैं तो हम सेफ़ हैं, अधिक से अधिक लोग वैक्सीन दिलाएं और अधिक से अधिक मतलब कि कम से कम जब तक कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जी डॉक्टर, आपसे हमारे शहर से जुड़ा एक सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे कि अभी हम मुजफ्फरपुर शहर में देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में कुछ क्षेत्रों में विवाद की स्थिति बनी है। तो अगर कोई अपना ऑपरेशन कराते हैं, जैसे कि अब हम एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अब हमें जो भी अगर हमारे शरीर में कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए हम अस्पताल का रुख करना शुरू कर चुके हैं। तो अगर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, किसी तरह की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद क्या ओमिक्रॉन उनको परेशान कर सकता है या कोविड का कोई भी वेरिएंट उनके लिए ख़तरनाक हो सकता है, जिससे उनको सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, सर्जरी तो हाई रिस्क फैक्टर है ही है। किसी को सर्जरी हो गया हो तो निश्चित रूप से हाई रिस्क फैक्टर है कि उसकी इम्यूनिटी कमती है, इसलिए उसमें तो उसको सावधानी बरतनी ही है। इसलिए अगर उसने पहले से वैक्सीन दिला रखा हो तो निश्चित रूप से वो ज़्यादा प्रोटेक्टेड है। और जहाँ तक सर्जरी, अभी जो रूटीन प्रैक्टिस है कि हॉस्पिटलाइजेशन के पहले जो कोविड टेस्ट होता है वो एक रूटीन टेस्ट है, ताकि ऐसा नहीं हो कि ये संक्रामक तेज़ी से फैले। अभी हिंदुस्तान में जो सार्स की स्थिति ये कोविड की स्थिति काफ़ी अच्छी है, मतलब कि पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम है, केसेस काफ़ी कम है, जो कभी मतलब पिछले 1.5 साल 2 साल में नहीं हुआ। लेकिन हमें सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें इस बात को सचेत रहना है कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन नहीं बढ़े। अभी भी हमको ये समझ करके कि कोविड का जो अभी ओमिक्रॉन जो न्यू म्यूटेंट वेरिएंट है, इसके बाद कोई दूसरा वेरिएंट नहीं आ जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन को इंटरप्ट करना, वैक्सीनेशन दिलाना, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी, और जैसा कि हमने बच्चों और बुज़ुर्गों के बारे में पहले भी बात की, लेकिन बच्चे हमेशा हमारे कंसर्न में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अब वो हमारे आने वाले भविष्य उन्हीं के हाथों में है। तो क्या बच्चों के वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई किसी प्रक्रिया में सुधार हुआ है? देखिए, बच्चों का वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल है, 2 कंपनी का अप्रूवल मिल चुका है। DCGI ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक को 2 साल से 18 साल तक के बीच के बच्चों में ट्रायल बहुत सक्सेसफुल हुआ है। फेज़ 3 ट्रायल भी हो चुका है। और एक कैडिला की कंपनी है जिसमें 8 साल से ऊपर के बच्चों को उसका भी टीकाकरण का भी DCGI ने के साइंटिफिक कमेटी ने अप्रूवल दे दिया है कि ये भी दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब कि हमारे पास अभी वैक्सीन दिलाने के लिए की क्षमता है, बफर स्टॉक भी है। और भारत सरकार हो सकता है कि आने वाले समय में अगर इस ओमिक्रॉन का संक्रमण ज़्यादा अगर फैलेगा बच्चों में, तो बच्चों में कोविड का टीकाकरण निश्चित रूप से दिए जाने की अनुशंसा एक्सपर्ट कमेटी जो कहते हैं, जो सेज कहते हैं, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप जो ऑफ इम्यूनाइजेशन, वो करेगी। तो मुझे लगता है कि बच्चों में भी टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कुछ देशों में तो 8 साल से ऊपर के बच्चों को दिया जा रहा है। हमारे देश में अभी भी 18 साल से नीचे वाले
किसी भी लोग को नहीं दिया जा रहा है। जी। ये जो है अब हम एक न्यू नॉर्मल की तरफ बढ़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए स्कूल खुल गए हैं, शादी ब्याह का समय शुरू हो गया है, एग्ज़ामिनेशन जो इतने लंबे समय से रुके हुए थे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या यूनिवर्सिटी स्कूल के एग्ज़ाम जो हैं वो भी शुरू हो गए हैं। तो ये इसमें जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए जो स्कूल की शुरुआत की गई है, वो स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं, इसको आप कितना उचित समझते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति होनी चाहिए। तुरंत पैनिक होकर के स्कूल को बंद करना उचित नहीं है। वेट एंड वॉच का मतलब हुआ कि हम देखें कि स्थिति क्या है। अगर स्थिति काफ़ी बिगड़ती है, संक्रमण की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बच्चे तो निश्चित रूप से उस हालात के हिसाब से डिसीजन लेना सही होगा। अभी मुझे लगता है कि जो भी स्कूल में जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसको फॉलो करना है। जैसे मसलन कि हर स्कूल के जो भी फैकल्टीज हैं, स्टाफ में सब वैक्सीनेशन कराएं, मास्क पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइजेशन करें। और मुझे लगता है कि अब ये बहुत से सवाल का जवाब जो है आने वाला समय देगा। दुनिया अभी भी नहीं जानती कि हम किस मोड़ पर खड़े हैं। ओमिक्रॉन बिल्कुल नया वायरस है और इस वायरस को अभी तक हम लोग यही समझ रहे हैं कि इससे ज़्यादा मतलब कि खतरा नहीं है मानवता को। और आने वाले समय में अगर हम लोग सावधानी बरतेंगे तो हो सकता है, कई साइंटिस्ट ने कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस जो है शायद कोविड के अंत का समय आ गया है। जी, तो ये एक अच्छी एक आशावादी जो बात है वो कहीं ना कहीं इस बात से ये ओमिक्रॉन हमें एक आशा जगाती है कि शायद ये समाप्ति की तरफ ले जा रहा है। लेकिन डॉक्टर, हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जैसा कि हम अक्सर सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये कोविड रिलेटेड वो सर्वे कर रहे होते हैं और उस सर्वे का अगर हम जवाब देते हैं तो ज़्यादातर वो मानसिक सवाल रहते हैं कि आप किस तरह से आप इससे जूझ रहे हैं। और हमारा स्वास्थ्य विभाग अब मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर भी विशेष ध्यान देता है। तो ये क्या है? ये एक पैनिक की स्थिति क्रिएट करती है कोरोना वायरस की। तो जिन लोगों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है या इस तरह की कोई भी मानसिक समस्या है, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, जैसे इस प्रश्न का जवाब हम दो पार्ट में देंगे। पहला है कि कोविड संक्रमण से जिनका भी रिकवरी हुआ है उसमें देखा गया कि दुनिया भर में 30 से 40% लोगों को सिम्टम्स परसिस्ट करता है इवन बियॉन्ड 3 मंथ्स। और सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है वो है उसको थकावट, फैटिक कहते हैं उसको, टायर्डनेस, थोड़ा दूर चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन और बहुत तरह की समस्याएं, हार्ट से संबंधित समस्याएं। नॉर्मल होने के बाद भी अब जैसा कि आपने सुना होगा कई लोग अचानक हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई, मायोकार्डाइटिस से डेथ हो गई, किडनी का रीनल प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम। तो इसको कहा जाता है लॉन्ग कोविड या लॉन्ग हॉलर्स कहा जाता है। ये तो हुआ कि कोविड ठीक होने के बाद भी कोविड पीछा नहीं छोड़ता है एक खास बड़े ग्रुप को। अब यह है कि अगर किसी को मतलब कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक से वो मिले, वो अपना इलाज कराए, लेकिन कभी भी इस चीज़ को नहीं जोड़े कि हमको अगर कोविड हो गया तो हम क्या करेंगे। अभी हाल में किसी ने अपने परिवार के सारे सदस्यों को मार डाला और खुद भी सुसाइड कर लिया। तो वो ये सोच रहा था कि ओमिक्रॉन जो है वो सारी दुनिया को समाप्त कर देगा। बिल्कुल सोच गलत है ये। ओमिक्रॉन वायरस बिल्कुल हम लोग उससे लड़ेंगे, हम लोग कलेक्टिवली फाइट करेंगे और किसी भी तरह की इसमें डर की कोई गुंजाइश नहीं है। और जो लोग मनोवैज्ञानिक रूप से अगर ग्रस्त हैं वो मनोचिकित्सक से जरूर दिखाकर अपना इलाज कराएं। जी बिल्कुल, मतलब किसी भी तरह के दहशत को अपने मन में पालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से कोरोना वायरस से हम उसकी पहली लहर में लड़े, उसकी दूसरी लहर को भी परास्त किया, उसी तरह से ओमिक्रॉन को भी हम आराम से परास्त कर सकते हैं कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। डॉक्टर अरुण शाह, आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आशा है आपको ओमिक्रॉन से जुड़ी जो आपकी अवधारणाएं हैं वो ज़रूर क्लियर हुई होंगी और आपका भय कुछ कम हुआ होगा। इसी आशा के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगी अब कि आप ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रखेंगे। इस कार्यक्रम को यही समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।